हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने आपसे DS रावत बुक के क्वेश्चंस करने के लिए कहे थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली उसमें डाउट आया होगा। क्वेश्चन नंबर वन तो बड़ी आसानी से हो गया होगा। आपको इसमें मैंने बता चुका हूं क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड है ना, वो वाला फॉर्मेट सामने रखना और फिर करना, बड़ी आसानी से क्वेश्चन होगा। सेकंड नंबर में डाउट आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा है, अ शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, सुनना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल इट्स शिप इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग। सिंपल रिपेयरिंग वगैरह नहीं, आपको हर 5 साल में एक बार अपने शिप को ड्राई डॉक पर ले जाना है, मतलब समुद्र से बाहर सूखी जगह पे, ताकि वहां उसके अच्छे से रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग हो सके। ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट एट फर्स्ट साइट सीम्स टू बी रिपेयर फॉर द शिप। ऐसा लगेगा आपको कि रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे, लेकिन नहीं, बट इट इज एक्चुअली कॉस्ट इंकर्ड इन गेटिंग द शिप बैक इनटू सीवर्दी कंडीशन। यानी खास तौर से शिप सिंपल रिपेयरिंग तो बीच बीच में वैसे भी होती रहती होगी, क्या 5 साल में रिपेयरिंग नहीं हुई होगी, तो सिंपल रिपेयरिंग तो बीच में हो गई होगी। 5 इयर्स में एक बार आपके लिए बाय लॉ कंपलसरी ऐसा करना है। इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी चेक होगा वो कि वो सीवर्दी कंडीशन में है या नहीं। अगर है तो भेजेंगे, अदरवाइज उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे उसको। तो क्या कहना चाहते हैं, आगे लिखा हुआ है, the shipyard is actually the cost incurred in getting the ship back into seaworthy condition. As such, the cost must be capitalized. ये इनका कहना है। The ship cost 20 crore with 20 years life. शिप की लाइफ तो 20 साल थी। Must have a major overhaul every 5 years. Estimated cost of first overhauling 5 crore. हाँ, 5 साल में 5 करोड़ रुपए आपको खर्च करना है। अब पहले तो आप ये डिसाइड करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से क्या लिखना चाहिए आपको। तो आपको लिखना चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एनी मेजर रिपेयरिंग ओवरऑल एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज। पढ़ा हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो दिया भी है कि आफ्टर 5 इयर्स ओवरऑल एक्सपेंसेस एंड मेजर रिपेयरिंग विल डिसाइड whether the ship is in seaworthy condition or not, means आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फिर ये क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज। इट इज नॉट नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इट इज मेजर रिपेयरिंग एंड मेजर ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। ठीक, एक और बात आपको लिखना पड़ेगी, इतना सा लिख के काम का खत्म होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने एक गलती की है, इन्होंने ये पूछा ही नहीं कि क्या, तो हम तो एग्जाम में इतना ही लिख के, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा था कि इसे हमें क्या बताना है। इसमें हमें बताना है कैपिटलाइजेशन करें या ना करें, लेकिन ये इसमें एक लाइन मिसिंग है कि इन्होंने डेप्रिसिएशन पूछना चाहिए था, क्योंकि सॉल्यूशन जो दिया वो डेप्रिसिएशन का दिया, तो एग्जाम में आपको कैसे क्लिक हो जाएगा। इसलिए आप तो सिर्फ इतना ही लिख के आएंगे, ये कैपिटलाइजेशन करना या ना करना। ठीक है, तो हमको AS 10 के हिसाब से ये लिखना है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में बताया था मैंने, मीन्स ड्यू टू मेजर और ओवरहॉलिंग एंड एनी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, देन इट शुड बी कैपिटलाइज। अब मैं इसको इनके सॉल्यूशन के साथ समझाता हूं। अगर इसमें डेप्रिसिएशन भी पूछा होता तो कैसे करते, तो AS 10 एक बात और बोलता है। क्या बोलता है, AS 10 में हमने एक बात पढ़ी थी और मैंने एक प्लेन का एग्जांपल दिया था कि प्लेन में आप ऐसा करते हैं, पूरा प्लेन जो होता है उस पूरे प्लेन को एक असेट ना मानते हो, उसको इंजन को अलग असेट माने और उसके इंटीरियर को अलग असेट माने, एयर फ्रेम को अलग असेट माने। मॉडल में भी दिया था एग्जांपल। तो एयर फ्रेम पे अलग डेप्रिसिएशन लगा, इंजन पे अलग, इंजन की लाइफ अलग होगी, एयर फ्रेम की लाइफ अलग होगी। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो each major part of any asset may be separately depreciated. ये लाइन आपको लिखना है। In the given case, it seems that out of 20 crore, 5 crore relating to overhauling expenses. It means remaining 15 crores are main expenditure, main cost of ship, which has life 20 years.
and remaining 5 crore expended on ship which has life only 5 years. and हर 5 साल में उसको करना है, तो आप इसके अभी से फ्रैक्शन कर लो, करना 5 साल बाद है, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे, ये एस्टिमेट होता है कि आउट ऑफ टोटल 20 करोड़ कॉस्ट 15 करोड़ इज कॉस्ट ऑफ शिप and 5 crore capitalize expenses separately recognize. तो बुक्स में आप इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे. आउट ऑफ 20 इट हैज 20 years life, 20 years life and it has 5 years life. So depreciation charge on this and this 1 crore पर एनम, 1 करोड़ हर साल का. और इस केस में कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 20 0.75. सो एनुअल चार्ज टोटल 1.75 पर एनम ऑन टोटल शिप. तो 20 करोड़ रुपए के शिप पर आपको डेप्रिसिएशन इतना लगाना है, उसमें से 15 करोड़ पे इतना, 5 करोड़ पे इतना. ठीक है. इन एवरी 5 years, 5 साल बाद की बात करते हैं, 5 साल में इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना, 5 करोड़. इसमें 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, इसमें 5 साल में लग जाएगा आपका टोटल डेप्रिसिएशन 3.75. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन 5 years, 5 साल में इतना लग जाएगा. ठीक है. कॉस्ट ये थी, डेप्रिसिएशन ये है, तो WDV क्या हो जाएगी, WDV एट द एंड ऑफ 5th year. 5वें साल के एंड में आपके WDV 11.25 हो जाएगी और यहां पर 0 हो जाएगी. फिर आप मेजर रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग चार्जेस दो लगाओ. मेजर ओवरहॉलिंग चार्जेस शिप पर लगाओगे, लेकिन रिकॉग्नाइज सेपरेटली करेंगे, क्योंकि जो सेपरेट एक्सपेंस आप कर रहे हो उसके लाइफ 5 साल और शिप की तो 20 साल है, तो उसको कंटिन्यू चलना दो, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया. यानी कहने का मतलब ये कि जब भी कोई एक असेट का कुछ कॉस्ट की लाइफ अलग है, कुछ कॉस्ट की लाइफ अलग है, तो आपको अलग अलग कर देना चाहिए. तो अब इस पे कितना खर्च किया 5th year, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ दिए थे क्या, नहीं. इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर एज्यूम कर लिया कि एस्टिमेट 5 करोड़ थे, एस्टिमेट 5 करोड़ थे, बट मेजर ओवरऑल एक्चुअल जो हुई वो हुई 6 करोड़, 6 करोड़. ये एजम्पशन है इनका, ये से अज्यूम कराएगा, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा. अब ये 11.25 और ये 6 से, इसकी लाइफ 5 years है, तो इसका डेप्रिसिएशन आया 1.20 पर एनम, और इसका डेप्रिसिएशन तो वही चलता रहेगा 0.75, इसका डेप्रिसिएशन तो वही चलता रहेगा ना 0.75 पर एनम. तो टोटल डेप्रिसिएशन यहां हो गया आपका 1.95 पर एनम. ऐसा चलता रहेगा. फिर 5 साल में फिर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 20 साल तक चलता रहेगा. तो कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन में. तो ये एक अच्छी बात सीखने को मिली कि इफ एनी केस गिवन इन विच टोटल असेट कॉस्ट हैज 2 टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, 2 टाइप ऑफ लाइफ. एक आपकी लाइफ है 5 साल, एक 10 साल, एक 15 साल, ऐसे, तो आप फ्रैक्शन कर दो अलग, एक ही एसेट के अलग अलग हिस्से कर दो. ठीक है. चलिए फिर 3rd नंबर क्वेश्चन, अलोकेटेड जनरल. ये तो कॉस्ट से रिलेटेड इजी है, तो बहुत इजी पॉइंट है ना. 4th नंबर में क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्ड इन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये भी इजी है. 5th नंबर, 6th नंबर, मेरे हिसाब से बाकी सब इजी है, आप एक बार रीड कर लेना. अगर मान लो इसमें से कोई डाउट आए तो मुझे बताना. एक 10th नंबर क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये बताया था मैं आपको. A publishing company undertook repairs and overhauling of its machine at the cost of 2.5 to maintain them in good condition and capitalize the amount as it is more than 25% of original cost of machinery. As an auditor, what would you do in this situation? ये ऑडिट में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब ऐसा पूछेंगे ना एज एन ऑडिटर. अब साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मेन बात है कि साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, साइज ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर
like repairs, renewal, is not material. 25% पैसा लगा रहे हो इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं. This is not the criteria of capitalization that 25% expenditure incurred on repairing. Capitalization criteria made it means it increase future economic benefit and cost can be measured reliably, then it should be capitalized. लाइन कॉमन आंसर मैंने बोला था आपसे. तो यहां पर भी यही है कि साइज ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड. The important question is whether the expenditure increase the expected future benefit. Only then it should be capitalized. ठीक है? And since in the given case only benefit are maintained at existing level, आपने जो खर्चा किया उसे अभी के लेवल को बनाए रखने के लिए किया, बढ़ाने के लिए नहीं, बनाए रखने के लिए, ताकि इतना काम चलता रहे, रुके नहीं. तो फिर यह इंक्रीज का हो तो ये तो सिंपल रिपेयरिंग हो गई. तो सिंपल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में जाएगा, चाहे अमाउंट कितना भी पड़ा. तो अमाउंट देख के कभी आप ये मत बोलना कैपिटलाइज हो. ठीक है, फिर और आगे देखते हैं. आगे 12th नंबर क्वेश्चन में एनडीए लिमिटेड परचेज अ मशीन 20 लाख इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी ऑफ 4 लाख. एक्साइज कट करके आप लिख दो उसमें जीएसटी. द एक्साइज ड्यूटी इज सेन्वेटेबल मतलब यहां आप लिख लोगे क्रेडिटेबल. आजकल जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी तो हट चुकी है, तो जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी की जगह आजकल जीएसटी आ गया, और जीएसटी पर क्रेडिट मिलती है. जैसे पहले एक्साइज होता था उस पर सेन्वेट क्रेडिट बोलते थे, आजकल उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. अंडर द एक्साइज लॉ the intention to avail Senvet credit and it's reasonable certain to utilize the same within the reasonable time. How should the excise duty be treated? तो आपको करना ये रहेगा कि जब भी एक्साइज ड्यूटी, मैंने ये भी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर आपकी कॉस्ट में टैक्सेस है तो टैक्सेस कौन से टैक्स इंक्लूड रहना चाहिए कास्ट में? नॉन क्रेडिटेबल, जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, यानी जिसका आ गया कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. और अगर बेनिफिट मिलता हो तो मैंने आपको एक दिन एंट्री बताई थी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और दो तरह के होते हैं, जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिटेड टू बैंक. तो आपने जब मशीन खरीदी 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए दिए, तो उस 20 लाख रुपए में से 2-2 लाख रुपए के दिए होंगे. सीजीएसटी आईजीएसटी बराबर रहते हैं ना, तो 4 करोड़ का सीजीएसटी में से, 4 लाख का सीजीएसटी में से दोनों हो जाएंगे. ये आंसर होना था, है ना. बैंक की जगह सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर उधार में खरीदा हो तो जिनकी क्रेडिट मिलती है उसको क्रेडिट ये ऐसे लिखते हैं, वो क्रेडिट नहीं मिलती तो उसको सीधे 20 लिखते हैं. फिर ये अकाउंट नहीं खुलती. ये अकाउंट डेबिट में खुला है, इसका मतलब ये टैक्सेस रिफंडेबल है या क्रेडिटेबल है. जब हम आउटपुट टैक्स देंगे, यानी हम जब सेल्स पे टैक्स देंगे, तो उस टैक्स में से टैक्स माइनस हो जाएगा. ये बात आप जीएसटी में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इनकी 2 एंट्री से अच्छा 1 एंट्री करें. अभी 13th नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलिए इसको भी करवा देता हूं मैं. 13 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया, उसके आगे के क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इजी रहेंगे. 13th क्वेश्चन में सर, एबीसी लिमिटेड imported a machine from Germany at a cost of euro 1,50,000. यूरो, ये तो फॉरेन एक्सचेंज आ गया, AS11 भी आ जाएगा यहाँ पे. द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वाज 55 फॉर 1 यूरो. अब ये AS11 का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने AS11 आपको नहीं पढ़ाया अभी, बट फिर भी अगर मान लो हमने AS11 पढ़ लिया होता तब क्या करते. तो AS11 ज्यादा कुछ नहीं, एक्सचेंज के बारे में बोलता है. तो आपने जब भी खरीदी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेस उस दिन आपके यूरो के रेट थे 55 रुपीज इक्वल टू 1 यूरो. ठीक है, और आपने कितने यूरो खरीदे? 1,50,000 यूरो. 1,50,000 यूरो में खरीदा आपने. कस्टम ड्यूटी वॉज पेड 25% ऑन इट्स कास्ट. 25% आपने इस पे कस्टम ड्यूटी दी. द कस्टम डिपार्टमेंट अप्लाइड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट ऑफ 52 फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन. वो इस 25% ड्यूटी के लिए
कस्टम ड्यूटीज के लिए। वो इसमें कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 यूरो को 52 का मान के चल रहा है। ठीक है, मानने दीजिए। अदर पोर्ट चार्जेस वगैरह वगैरह जो है वो है 2 लाख रुपए, ये रुपीज में दे रखे हैं 2 लाख रुपए, अदर चार्जेस 2 लाख रुपए। क्वेश्चन को पढ़ना हो जरूरी है, उससे लिखते जाना चाहिए, बड़े क्वेश्चन। An engineer was invited from Germany for installation. His fees and expenses came to 3 lakh in rupee plus 10,000 euro. 3 लाख रुपए plus 10,000 euro, 10,000 euro. This was remitted at 56,180. उस यूरो को किस रेट से किया? 56 रुपए के रेट से रेमिट किया। जब पैसा भेजा तो 56 रुपए के रेट से भेजा। Loan 50 lakh was taken for acquisition of machine at an interest of 8%. लोन लिया आपने 50 लाख रुपए का, ठीक है, और कितने रुपए के लिए, कितने परसेंट से लिया आपने 50 लाख का लोन? 8% पर एनम से लिया। The loan was disbursed on 1st September 2010 and the exchange rate was 55.8. 1st September 2008 नहीं 8 नहीं सॉरी 10, और तब यूरो रेट क्या थी आपकी? 55 रुपीज 80 पैसे। द मशीन वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन 1st Feb, ठीक है, 1 फरवरी को। और खरीदी कब थी? खरीदने की डेट शायद नहीं दे रखी थी उन्होंने, जब भी खरीदी हो तो उसको पुट टू यूज जो किया, पुट टू यूज यानी रेडी टू यूज जो हुई वो कब हुई रेडी टू यूज? 1st February 2011, 1 फरवरी 2011 में हुई। Depreciation to charge on SLM basis in the books of accounts at 13.91%. Depreciation की रेट जो है वो 13.91% और मेथड है SLM मेथड। The exchange rate on 31st March 11 was 57. 31 मार्च 11 को रेट जो है वो ₹1.57 The exchange rate on 31st March 12 was 59. 31st March 12 59 की रेट हो गई, ठीक है। और 10% ऑफ लोन वाज रीपेड ऑन 1st October. 10% ऑफ लोन, इस लोन का 10% रीपेड ऑन, कब रीपेड कर दिया? 1st October 2011 में, 1st October 2011। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वर्क आउट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में सब आ गए। आप देखो कॉस्ट से रिलेटेड बात भी आ गई कि कस्टम ड्यूटी ऐड करना कि नहीं करना, कॉस्ट कैसे निकालना वो आ गई, इंटरेस्ट ऐड करना या नहीं करना वो वाली बात आ गई, फॉरेन एक्सचेंज वाली बात आ गई, डेप्रिसिएशन वाली बात आ गई, सब चीजें देखते हैं। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वर्क आउट द फॉलोइंग। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11। बुक वैल्यू इज ऑन 31st March 11, इस दिन की बुक वैल्यू निकालना है। एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करना है इस ईयर का, 11 तक का। डेप्रिसिएशन 2012 का निकालना, बुक वैल्यू 2012 की निकालना और इस ईयर का एक्सचेंज रेट, यानी 3 आंसर देना है हमको, है ना। अप्लाई द रिवाइज्ड लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन इंडिया। तो अब देखिए, अब आप डायरेक्ट करते चले आए। नंबर 1, पहली बात तो S11 भी ये बोलता है कि जब आप कोई चीज फॉरेन एक्सचेंज में खरीदते हो, अब हम पढ़ने वाला अगला एस वही है, तो आपको मैं अगर किसी से इंपोर्ट करके लाया 1,50,000 यूरो में, तो 1,50,000 यूरो पे मैं किस दिन की रेट लगाऊंगा? ये रेट, ये रेट, ये रेट, ये रेट, कितनी सारे रेट आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ढेर सारे रेट। तो भाई स्वाभाविक बात है, मैं आज खरीदा तो आज की रेट लगाऊंगा, यानी एज ऑन द डेट ऑफ परचेस 55 थी तो 55, बाद में बदल जाए वो बात की बात है। तो इनिशियली आप कोई भी ट्रांजैक्शन किस पे रिकॉर्ड करोगे? एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम 1,50,000 इंटू 55 कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते चले जाओ। फिर कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कब ऐड होती है? एनी टैक्सेस नॉन क्रेडिटेबल एंड नॉन रिफंडेबल। तो जीएसटी की क्रेडिट मिलती है लेकिन कस्टम ड्यूटी की कोई क्रेडिट नहीं मिलती है, और ना यहां लिखा है रिफंडेबल, लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो जीएसटी में तो हम अज्यूम कर लेते क्योंकि वहां जनरली 99% क्रेडिट मिलती है, लेकिन यहां तो क्रेडिट मिलती ही नहीं है ना।
तो यहां पर आपको इसको ऐड करना है, कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन 25% किसका निकालेंगे? अब 25% जब हम निकालेंगे तो वहां पर उन्होंने बोला था कि आपको रेट 52 से लेना है, और अगर मैं 52 से रेट लेता हूं तो 1,50,000 इंटू 52 और उसका 25%, तो ये आ गया 19,50,000 कॉस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कॉस्टिंग करेंगे तो 1.5 लाख यूरो को आपने 55 से इंटू किया, 1.5 लाख यूरो को आपने 55 से इंटू किया, वो हुआ 82.5 रेट। फिर आपने कस्टम ड्यूटी जो ऐड की, तो कस्टम ड्यूटी आपने 1.5 लाख पे 25% लगाई, लेकिन उसमें रेट 52 लगाई, तो वहां पर वो 19,50,000 की कॉस्ट में ऐड हो गई। क्लियर? अदर चार्जेस कुछ लिखे हुए थे, अदर चार्जेस 2 लाख रुपए के लिखे हुए थे, अदर चार्जेस 3 लाख रुपए ये भी लिखे हुए थे, और 10,000 यूरो ये भी लिखे हुए थे। ये इंजीनियर, तो मैंने आपको बताया था कि कोई इंजीनियर इंस्टॉलेशन करने के लिए आता है, कई मशीनरी स्पेशल रहती है जहां आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, मजदूरों को बुला के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। तो आप मशीन लेने जाते हो, वो भी एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होते हैं, वो मशीन आके इंस्टॉल करते हैं इंजीनियर लोग, टेस्टिंग करते हैं, वो भी कैपिटलाइज। तो 2 लाख ये रुपए में दिए थे, 3 लाख ये भी रुपए में दिए थे, और ये 10,000 यूरो में दिए थे, तो इंटू 56 कर दो। ठीक है, 5,60,000। क्लियर? यहां तक तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि ये सब तो मैंने लिखवा भी दिया था, इतना ये सब तो मैंने लिखवा दिया आपको इसे कि कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है। अब इंटरेस्ट वाली बात मैंने ज्यादा नहीं बताई, लेकिन बीच बीच में बताया गया था AS16 बोरोइंग कॉस्ट जो हमको पढ़ना है, और एक्सचेंज रेट ये भी हमारा AS11 ये भी पढ़ना है, 2 ही तो एस बचे। तो AS16 बोरोइंग कॉस्ट क्या बोलता है, मैंने आपको बताया था कई बार। इफ असेट हैज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, asset takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale, then borrowing cost capitalize। तो अगर आपकी असेट क्वालिफाइंग असेट है, और क्वालिफाइंग कैसे होते हैं, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड, जिसको लाने से लेके रेडी टू यूज करने में टाइम लगता है। बाइक नहीं है, कार नहीं है, कार तो हमेशा रेडी टू यूज रहती है, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा चाहे आप लोन ले लो। ये बात हम 16 में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप देखो डेट ऑफ परचेस नहीं बताई है, लेकिन ये तो क्लियर दिख रहा है कि पुट टू यूज फरवरी में हुआ, जबकि लोन वो इन्होंने कब ले लिए थे, सितंबर हो गए 10 में। तो इससे क्लियर हो रहा है कि लोन यहां लिया था, इसका मतलब मशीन खरीदने के लिए लिया, और रिपेमेंट हुआ यहां, और पुट टू यूज हुआ फरवरी में। तो 2010 से 2011 फरवरी तक पीरियड दिख रहा है ज्यादा। तो व्हेन असेट टेक रेडी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, then it is qualifying asset as per AS16, and if it is qualifying asset then interest capitalized। but interest capitalized कहां तक? तो स्वाभाविक बात है, मैंने ये बात पहले भी बोल चुका था मैं, अप टू द डेट ऑफ रेडी टू यूज, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ वहां तक, बस जहां से खरीदी वहां से यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। उसके बाद लोन तो कई साल तक चलता रहेगा, वो इंटरेस्ट पेड मिलेगा। तो यहां तक का, अब यहां तक का कितना हो जाएगा आपका, अब यहां तक लोन कितने का है ना, 50 लाख रुपए का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का, 50 लाख, और रुपीज भी दिया हो, इसमें इंटू मत करने बैठ जाना 55.8 का, यूरो में नहीं दिया, ये रुपीज में ही दिया हुआ है। यूरो में दिया होता तो इंटू करता। तो रुपीज में दिया 50 लाख, 50 लाख का 8% निकालते हैं, 50 लाख का 8% हो गया आपका 4 लाख। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट कहां तक का कैपिटलाइज करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, to the date of put to use 1st Feb 2011 put to use, बस यहां तक का। इन 5 months इंटरेस्ट कैपिटलाइज एज पर AS16 लिख लेना पूरा, एज पर AS16 5 महीने रेडी टू यूज होने तक, उसके बाद भी इंटरेस्ट लगेगा सालों तक, तो भी में जाएगा। तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 4 लाख रुपए आपके आ गए, ये 4 लाख आ गए आपके 12 मंथ के, तो 5 मंथ का हो गया 1, तो ये हो गया आपके 1666667 टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो एक तो क्वेश्चन ये इस बात से रिलेटेड था कि कॉस्ट का क्या था, ठीक है। और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, वो P&L में ट्रांसफर होते हैं। AS11 में लिखा है, सब बताऊंगा अभी अगले डेज में, कि एक डेट से दूसरी डेट, दूसरे से तीसरी डेट, ये जितने भी रेट में चेंज आ रहा है 55 से 57 हो गए, 57 से 59, ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होगा है ना, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। ये कैपिटलाइज थोड़ी ना होगा, ये कोई
कैपिटलाइज कब होता है? जिससे फ्यूचर बेनिफिट बढ़े। तो क्या इसके कारण इस असेट की वो बढ़ रही है क्या, वर्थ? क्या इस असेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? नहीं ना, तो मार्केट फ्लक्चुएशन। तो आंसर नंबर 1 हमें से क्या पूछा गया था? ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट ये इसका टोटल। दूसरा पूछा था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 13.91% से निकल आएगा। तीसरा बुक वैल्यू, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है? उसके बाद फिर जो बचेगा उसमें से फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तो फिर बुक वैल्यू आ जाएगी, इजीली हो जाएगा। और एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में सॉल्यूशन में आप देख लो तो क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज नील एज द लोन वाज डिनोमिनेटेड इन रूपी, हेंस नो फ्लक्चुएशन इज एप्लीकेबल। और नीचे क्या लिखा? नहीं, यहां पर एक लाइन और लिखना चाहिए थी, हालांकि लोन के बारे में लिखा है उन्होंने। मैं इसके बारे में बताता हूं कि यहां पर भी आपने पेमेंट जो किया होगा फ्लक्चुएशन से रिलेटेड, क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा नहीं इन्होंने, एक चीज और लिखना चाहिए थी इनको, वो ये कि इस 55 लाख रुपए में से आपने पेमेंट पूरा कर दिया या नहीं कर दिया। मतलब 55 की रेट से आपने 155, ये टोटल आपके असेट्स खरीदी थी भाई, यहां से 1,50,000 की। ये कस्टम ड्यूटी वगैरह ये चार्जेस तो आपने नगद ही दिए होंगे डेफिनेटली, गवर्नमेंट तब तक छोड़ेगी थोड़ी ना आपका माल, तो ये तो कस्टम क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये सब तो पेमेंट हुए होंगे। मेन ये बात है, सप्लायर से जब हमने मशीन खरीदी तो उसे हमने 82,50,000 पेमेंट कर दिया या करना है? तो लोन लिया, इट मींस डेफिनेट, और लोन रुपये में डिनोमिनेटेड है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी लोन नहीं है। तो जब फॉरेन करेंसी लोन नहीं है ये, तो इस पे तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना ही नहीं है मुझे। इस पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज AS11 उन पे अप्लाई होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स पे, विच इन्वॉल्व्स फॉरेन करेंसी। लोन तो रुपीज में है, लिया रुपीज में, देना रुपीज में, फिर आएगा एक्सचेंज। तो इस पे एक्सचेंज डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वो लाइन सही लिखी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि असेट ऑल्सो परचेज आउटसाइड इंडिया, इट मींस इट इज आल्सो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रांजैक्शन। ये भी तो फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर मैंने इसका पेमेंट बचा हुआ उसी दिन कर दिया होगा, तो फिर मुझे क्या मतलब है कि मार्केट में बाद में रेट कितनी बढ़े, है ना, 57,000। हाँ, अगर ऐसा होता कि जब हमने असेट परचेज की तो असेट अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट लिखा हो और उस सप्लायर को हमने डेफर्ड पेमेंट किया होता, बाद में करेंगे, तो फिर 55 से 57 2 रुपए एक्स्ट्रा करना पड़ता। तो 1.5 लाख यूरो पर 2 रुपए से यानी 3 लाख रुपए आपको एक्सचेंज लॉस होता। इट शुड बी ट्रांसफर टू P&L। फिर 57 से 59 हो गया, आपको 2 रुपए और देना पड़े, तो फिर 3 लाख रुपए ट्रांसफर टू P&L। ये बात हम सीखेंगे AS11 में। तो अभी क्या करना है सर? तो अभी ये करना है कि आप ऐसा नोट लिख लेंगे, एज इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन दैट सप्लायर विल बी पेड ऑफ इन फुली और डेफर्ड। सप्लायर पेड ऑफ fully or deferred. So we assume that supplier's payment made as on the date of purchase. So there is no fluctuation recognized in books of accounts. ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद भी अगर कुछ रहा होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। इतने करना है इस तरीके से सारे एएस के क्वेश्चन। और सारे एस, अच्छा ऐसा मत करना कि ये आप इसमें से ही बस टिप लिए, हाँ हो गए। ऑडिट मत कर देना कि भाई ये ऐसा ऐसा करेंगे। जब करने बैठोगे प्रैक्टिकल तो बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसे बड़े क्वेश्चन में तो खास तौर से समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग करना जरूरी होता है हर चीज को, कि कॉस्ट से रिलेटेड बात अलग कर दी, लोन से रिलेटेड बात अलग कर दी, ऐसे। ये कॉम्बिनेशन था 3 एस का, सही बताऊं तो AS10 था इसमें, AS16 था इसमें कैपिटलाइजेशन वाली बात, और AS11 भी था फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो आप एक बार और मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको। यहीं पर मैंने आपके नोट्स में AS10 जहां दिया है DS रावत के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके साइड में 118 पेज पे AS10 की एक समरी है PPE की। हमने क्या क्या पढ़ा इस AS में, तो आप भी इसी तरीके से नोट बना सकते हो। नंबर 1 स्कोप, एक्सक्लूजन ऑफ असेट कवर्ड बाय अदर एस। तो स्कोप मींस
एस 10 में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। तो पीपी की डेफिनेशन वो इंक्लूड है, और जो पीपी की डेफिनेशन में नहीं आता वो एक्सक्लूड है। तो बायोलॉजिकल एसिड इंक्लूड है लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूड नहीं, सॉरी बायोलॉजिकल एसिड एक्सक्लूडेड है बट बियरर प्लांट जो है वो इंक्लूड है। तो इस तरीके से आपको स्कोप में पढ़ना था। फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा हमने, है ना। फिर हमने इनिशियल मेजरमेंट, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करें, कॉस्ट में अलग अलग पॉइंट पढ़े। तो ये सारी बातें बड़ी अच्छी समरी दे रखी है, ये सब पढ़ा हमने। देखो सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रिवोल्यूशन से या कॉस्ट अप्रोच से, डेप्रिसिएशन की सारी बात पढ़ी हमने, डी रिकॉग्निशन करने की बात पढ़ी हमने, है ना। रिवोल्यूशन कैसे होगा, इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस जरूर नहीं बताया क्योंकि AS28 से रिलेटेड है। इंपेयरमेंट लॉस किससे रिलेटेड है, AS28। बस इतना बताया था मैंने कि इफ असेट्स रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, अगर उसका कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इफ असेट्स कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज लेस देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल मान लो अगर इस असेट्स को मैं रिकवर करता हूं, कैसे, बेच के या प्रोडक्शन करके, तो अगर उसके बाद भी कम है तो ये वन जो है इंपेयरमेंट लॉस। तो ये AS28 की बहुत बड़ा एस है, इसलिए ये फाइनल में रखा है, यहां नहीं। तो आपको ऐसा सोचना है बस कि वे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी अदर रीजन अदर देन डेप्रिसिएशन, एनी रीजन अदर देन डेप्रिसिएशन, देन इट इज इंपेयरमेंट लॉस। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो ये AS10 अब 100% कंप्लीट मान लेता हूं मैं आपका, और इसी तरीके से सारे एस करना। अब हम स्टार्ट करते हैं AS16 या 11 में से 11 कर लेते हैं, चलिए पहले, ठीक है। तब तक आप ये कंप्लीट करें।